गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। क्लास 10th हिंदी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला जो इसमें क्वेश्चन है, पहले क्या है, चैप्टर का नाम है, उसके बाद वो क्या है, ये मतलब निबंध या कहानी है, भाषण है, उसका उल्लेख किया गया है, उसके बाद में इसका लेखक का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। देखिए यानी कि पहला जो है कह रहे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो ये निबंध है। क्या है, यह निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है। लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। कौन है लेखक, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसी पर अगला है 20 के दांत, यानी 20 के दांत है ना, ये क्या है, कहानी है। 20 के दांत क्या है, कहानी है। इसके लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा इसके लेखक है। अगला है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, भाषण है। क्या है, भाषण है। इसके लेखक है मैक्स मुलर। कौन है, मैक्स मुलर। ठीक है, अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला है नागरी लिपि। नागरी लिपि क्या है, तो निबंध है। क्या है, निबंध है। लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। ठीक है, अगला है बहादुर। बहादुर ये क्या है, कहानी है। बहादुर क्या है, कहानी है। इसका लेखक कौन है, अमरकांत। कौन है, अमरकांत। ठीक है, अगला है देखिएगा परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। ठीक है ना। इसके लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। ठीक है ना। अगला है जीत जीत मैं निरखता हूँ, है ना, ये क्या है, साक्षात्कार है। क्या है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जिसको कहते हैं। इसका लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज है। ठीक है ना। अगला है अवनियो। अवनियो ये क्या है, ललित रचना है। क्या है, ललित रचना है। इसके लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है ना। अगला है मछली। मछली क्या है, कहानी है। कहानी है, चैप्टर का नाम मछली कहानी है। इसके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ला जी हैं। ठीक है ना। अगला है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत क्या है, व्यक्ति चित्र। क्या है, व्यक्ति चित्र। इसके लेखक कौन है, यतेंद्र मिश्र। कौन है, यतेंद्र मिश्र। ठीक है ना। अगला है शिक्षा और संस्कृति, ये क्या है, शिक्षा शास्त्र। क्या है, यह शिक्षा शास्त्र है। इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। ठीक है ना। अगला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है ना, जगी जन्मा ये क्या है, गुरु के पद है। क्या है, गुरु के पद। ठीक है ना। इसके लेखक गुरु नानक साहब है। ठीक है ना, गुरु नानक जी। अगला है प्रेम आयनी श्री राधिका, ये क्या है, दोहा सोरठा सोरठ और सवैया। ठीक है ना। इसके लेखक कौन है, रस खान। क्या है, रस खान। अति सुधो स्नेह के मार्ग हैं। अति सुधो स्नेह के मार्ग हैं, क्या है, सवैया है। इसके लेखक कौन है, घनानंद। लेखक कौन है, घनानंद। ठीक है ना। अगला है स्वदेशी। स्वदेशी स्वदेशी के लेखक कौन है, बद्री नारायण। कौन है, बद्री नारायण। अगला है जनतंत्र का जन्म। इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी इसके लेखक है। ठीक है। अगला है भारत माता। क्या है, भारत माता। इसके लेखक कौन है, सुमित्रानंद पंत। ठीक है। अगला हिरोशिमा। हिरोशिमा तो इसके लेखक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन। ठीक है ना। ये इनको यज्ञ भी बोलते हैं, अज्ञ। ठीक है ना। इसके लेखक एक वृक्ष की हत्या। इसके लेखक कौन है, कुंवर नारायण। क्या है, कुंवर नारायण। हमारी नींद। हमारी नींद इसके लेखक कौन है, बीरेन डंगवाल। क्या है, बीरेन डंगवाल। अगला है अक्षर ज्ञान। अगला क्या है, अक्षर ज्ञान। इसके लेखक कौन है, अनामिका। इसके लेखक कौन है, अनामिका। ठीक है। अगला है लौटकर आऊँगा फिर। लौटकर आऊँगा फिर। इसके लेखक कौन है, जीवनानंद दास। लेखक कौन है, जीवनानंद दास। ठीक है। अगला है मेरे बिन तुम प्रभु। मेरे बिन तुम प्रभु। लेखक कौन है, रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा क्या है, कन्नड़। इसको इस भाषा में, कन्नड़ भाषा में है। इसका लेखक कौन है, श्रीनिवास। कौन है, श्रीनिवास। अगला है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास ये उड़िया भाषा में है। कौन भाषा में, उड़िया भाषा में। इसका लेखक है सतकोड़ी होता। सतकोड़ी होता। अगला है माँ। माँ चैप्टर का नाम है माँ, किस भाषा में, गुजराती। कौन सी भाषा, गुजराती। लेखक कौन है, ईश्वर पटेलीकर। ईश्वर पटेलीकर। अगला है नगर।
क्या है, नगर। लेखक कौन है, इसका भाषा क्या है, तमिल। लेखक सुजाता, लेखक सुजाता, ठीक है ना। अगला है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा में लिखा गया है, राजस्थानी। इसका लेखक कौन है, सांवर दहिया, सांवर दहिया, ठीक है। अगला है पद है, क्या है, पद। ऐसे संबंधित है ना, संबंधित पाठ का ऐसे दिया है कि माने किस पाठ से संबंधित है यह। तो ग्रामवासिनी किस पाठ से है, तो ग्रामवासी भारत माता पाठ से लिया गया है, ठीक है ना, ग्रामवासिनी भारत माता पाठ। अगला है समय के रथ का घर घर नाद सुनो, इस कौन सा पाठ का है, तो जनतंत्र का जन्म पाठ से है, जनतंत्र का जन्म। देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, तो किस पाठ से है, तो हमारी नींद, हमारी नींद। शहर को बचाना है नादिरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, किस पाठ का है, तो एक वृक्ष की हत्या, ठीक है। अगला है ना, आऊँगा नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मतलब आऊँगा नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, ठीक है। तो इसके किस चैप्टर से है, तो लौट कर आऊँगा फिर, इसी चैप्टर से है, ठीक है। अगला है मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, यह किस चैप्टर से लिया गया है, तो मेरे बिन तुम प्रभु, मेरे बिन तुम प्रभु से यह लिया गया है। अगला है, ठीक है, तो इसमें मिलान करना है, ठीक है ना, देखना है कि लंपट जुआरी बदमाश, लंपट जुआरी बदमाश किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो रंगपा के लिए, किसके लिए, रंगपा के लिए, रंगपा के लिए प्रयोग हुआ। तो एक्यूट केस ऑफ मेनिनजाइटिस किसके लिए, तो पपाती के लिए, किसके लिए, तो पपाती के लिए। 3 बेटे सीता माँ, 3 बेटे किसके हैं, तो सीता माँ के, ठीक है। अगला है दही बेचने वाली कौन है, तो मंगमा है, दही बेचने वाली कौन है, तो मंगमा, ठीक है। अगला है लक्ष्मण, लक्ष्मण कौन है, तो लक्ष्मी का पति है लक्ष्मण। और लक्ष्मी कौन है, ढहते विश्वास, लक्ष्मी किस चैप्टर से, तो ढहते विश्वास है, ठीक है। अगला है आधुनिक सभ्य समाज जाति प्रथा को क्यों आवश्यक मानता है, तो क्यों आवश्यक मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता, ठीक है ना। अगला है कि बुध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर जी हैं, है ना, बुध एंड हिज धम्मा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी। अगला है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अगला है कि बाबा साहेब का भारत का संविधान बनाने में महान भूमिका, मतलब कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का संविधान बनाने में किनकी महान भूमिका रही है, तो बाबा साहेब की, ठीक है ना। ने बाबा साहेब ने भारत के संविधान बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। तो अगला है भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा पेशे का निर्धारण करती है, किस टाइप का, यानी जाति प्रथा पेशे का निर्धारण करती है, तो दोषपूर्ण पेशा, यानी जाति प्रथा किस प्रकार के पेशे का निर्धारण करती है, तो दोषपूर्ण, क्या होगा, दोषपूर्ण, इसका आंसर होगा। सामूहिक जीवनचर्या की रीति है, माने सामूहिक जीवनचर्या की कैसी रीति है, तो लोकतंत्र, क्या है, लोकतंत्र। अगला है भीमराव अंबेडकर का जन्म किस गांव में, किस राज्य में, तो महू जगह का नाम क्या था, महू, और राज्य का नाम मध्य प्रदेश, क्या होगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। भीमराव अंबेडकर का जन्म महू जगह का नाम है और मध्य प्रदेश राज्य का नाम है, ठीक है ना। अगला बाबा साहब किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश गए थे, तो क्या होगा आंसर, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर विदेश गए थे, ठीक है। अगला है अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे, यानी कि वो सबसे ज़्यादा मानते थे जिनको, 3 आदमी, तो कौन थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। लेखक के अनुसार जाति प्रथा अभिशाप है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा अभिशाप है, किसके लिए, तो मानवता के लिए, किसके लिए, तो मानवता के लिए जाति प्रथा बहुत बड़ा अभिशाप है, एक श्राप है, ठीक है ना। लेखक के
पिताजी रामावतार शर्मा विद्वान थे। किस चीज़ के विद्वान थे? तो दर्शन और संस्कृत में, दर्शन और संस्कृत में। सेन साहब के पुत्र का नाम क्या था? तो कासू यानी खोखा। सेन साहब के पुत्र का नाम कासू यानी खोखा। मदन के पिता का नाम क्या था? क्या था? तो मदन के पिता का नाम गिरधर था। मदन के पिता का नाम, ठीक है ना, तो क्या? गिरधर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा मदन के पिता का क्या नाम था? तो गिरधर, गिरधर नाम था, ठीक है ना। अगला है, देखिए, ठीक है, देखिए अगला है कि सेन साहब की पुत्रियों से सोसाइटी की तारिकाएँ सीख सकती हैं। क्या सीख सकती हैं? तो मुस्कुराहट। तारिकाएँ का प्रयोग यहाँ पे लड़कियों के लिए हुआ है, यानी कि सेन साहब की जो लड़कियाँ थी, है ना, यानी कि वो हमेशा खुश रहने वाली थी, है ना, खुश मिजाज जिसको हम कह सकते हैं। तो क्या सीख सकते हैं? तो मुस्कुराहट सीख सकती हैं। सेन साहब की पुत्रियों से सोसाइटी मतलब गांव के जो तरीक़ाएँ हैं, यानी जो लड़कियां हैं, वो क्या सीख सकती हैं? मुस्कुराहट। अगला है, खोखा सेन साहब को कब प्राप्त हुआ? माने खोखा जो था, जो कासू जिसका नाम था, वो खोखा जो था सेन साहब को कब प्राप्त हुआ? तो बुढ़ापे में, माने उसका जन्म जो हुआ वो बुढ़ापे में हुआ। किनका? सेन साहब जब बूढ़े हो चुके थे तब खोखा का जन्म होता है, ठीक है, उनके यहाँ, ठीक है। अगला है, सेन साहब पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर। क्या होगा? इंजीनियर बनाना चाहते थे सेन साहब अपने पुत्र को, ठीक है। पत्रकार महोदय अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो जेंटिलमैन। क्या होगा? जेंटिलमैन यानी कि इंसान, ठीक है। अगला है, मदन की माँ सेन साहब को देखकर चुप हो गई, है ना, चुप हो गई। क्यों चुप हो गई बहू? तो सेन साहब के सटे ओठ को देखकर। मदन की माँ सेन साहब को देखकर क्यों चुप हो गई? तो सेन साहब को सटे ओठों को देखकर, यानी कि बहुत गुस्से में थे सेन साहब, है ना, इसलिए वो चुप हो गई, ठीक है। अगला देखते हैं, 20 के दांत के कहानी के नायक कौन है? कौन है? तो मदन। कौन है? मदन है। 20 के दांत की कहानी की शैली कैसी है? तो व्यंग शैली में। कैसी है? तो व्यंग शैली में। 20 के दांत जो कहानी है कैसे, किस शैली में? तो व्यंग शैली, ठीक है। तो मदन अपने पिता को देखकर क्या रह जाता है? तो हक्का बक्का रह गया, है ना। हक्का बक्का मैंने जो गलती कर किया था तो अपने पिताजी को सामने जब देखता है तो वो क्या होता है? हक्का बक्का रह जाता है। ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना, ऐसे। अगला है कि 20 के दांत कहानी क्या उजागर करती है ना। 20 के दांत कहानी उजागर करती है तो मैंने क्या? तो मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो सेन साहब की लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती क्या थी? मूर्त थी। यानी कि ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि सेन साहब की लड़कियां जीती जागती किसकी मूर्त थी? तो तहजीब और तमीज़ की, तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूर्त थी, ठीक है ना। अगला है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 का हुआ था, ठीक है ना। अगला है, नक्केन के प्रबंध, नक्केन के प्रबंध काव्य संग्रह किनके रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का, ठीक है ना, नलिन बिलोचन शर्मा का है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए सेन साहब की पुत्रियों के लिए कठपुतली शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? कठपुतली शब्द का प्रयोग हुआ है ना। सेन साहब की जो पुत्रियां थी 5 गो, उनके लिए कौन सा शब्द आया है? तो कठपुतली शब्द, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है कि खोखा के दांत को लेखक ने क्या कहा है? खोखा के दांत को लेखक ने क्या कहा है? खोखा के जो दांत हैं तो उसको लेखक ने क्या कहा है? तो क्या कहा है? 20 के दांत, क्या कहा है? 20 के दांत, ठीक है। अगला है, भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें किसने लिखा है? तो मैक्स मुलर ने लिखा है। भारत से हम क्या सीखें? तो मैक्स मुलर ने लिखा है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1823। जर्मनी, कब, कहाँ? जर्मनी के डेसाउ नगर में। कौन से नगर? डेसाउ नगर में हुआ था, ठीक है ना, जर्मनी के डेसाउ नगर में। अगला है, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस कृति को जर्मन में अनुवाद किया? मैक्स मुलर ने कालिदास के किस कृति को जर्मन में अनुवाद किया? तो कौन होगा? मेघदूतम। कौन होगा? मेघदूतम, ठीक है ना, मेघदूतम। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा?
वेदांतियों के वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांती कहा, ठीक है ना। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक ना। अगला है समाग्री विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को है ना नाइट की उपाधि प्रदान की। यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि से नवाजा था? तो नाइट की, कौन सी उपाधि? नाइट की उपाधि से नवाजा था। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्स मुलर को किसने नाइट की उपाधि से नवाजा था? तो सम्राज्ञी ऐसे होगा, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने नवाजा था, ठीक है ना। ऐसे एक लाइन में कोई क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें कि क्वेश्चन कितना बनेगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, आगे यह है, ठीक है। देखिए अगला है कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती आई है। यानी कि ऐसा होगा कि विश्व की सभ्यता किसकी सभ्यता से सीखती आई है? तो भारत की सभ्यता से बहुत कुछ क्या सीखती आई है, ठीक है ना। मैक्स मुलर ने नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया। मैक्स मुलर ने क्या किया? जो नाइट की उपाधि को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया, ठीक है ना। अगला है संस्कृत भाषा का काल, यानी काल मतलब क्या होता है? समय, ग्रीक भाषा से पुरानी है। यानी जो संस्कृत भाषा है उसकी जो काल है, समय है, यानी कि ग्रीक भाषा से भी पुरानी भाषा कौन है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रीक भाषा से पुरानी भाषा कौन है? तो संस्कृत भाषा है, ठीक है ना। ग्रीक भाषा से पुरानी भाषा कौन है? संस्कृत भाषा है। अगला है मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत भाषा का अत्यधिक प्रमाणिक और प्राचीन है। यानी मैक्स मुलर कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो अत्यधिक क्या है? प्रमाणिक है और क्या है? और प्राचीन भी है, ठीक है ना। तो किसने कहा? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, किसने कहा, चाहे किसके अनुसार संस्कृत भाषा अत्यधिक प्रमाणिक और प्राचीन है? तो मैक्स मुलर के अनुसार, ठीक है। ऐसे मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेम मुलर था। कौन था? विल्हेम मुलर। कौन? विल्हेम मुलर था, ठीक है ना। याद रखिएगा विल्हेम मुलर। कई टाइप के क्वेश्चन पूछता है इससे। विलियम तो क्या होगा? विल्हेम मुलर, ठीक है ना। अगला देखते हैं, मैक्स मुलर ने किन उपनिषदों का अनुवाद जर्मन भाषा में किया? मैक्स मुलर जो थे किन उपनिषदों का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था? तो कठ और किन उपनिषद। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कठ और किन उपनिषद का अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने, है ना। कठ और किन क्या है? तो उपनिषद है। किस भाषा में किया गया? तो जर्मन भाषा में। तो कई को आंसर निकलेगा इसमें से, ठीक है ना। तो मैक्स मुलर ने सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्स मुलर ने सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है बाबू? तो वैदिक तत्वज्ञान। कौन तत्वज्ञान? तो वैदिक तत्वज्ञान को माना है। मैक्स मुलर ने भारत को किस रूप में वर्णन किया है? कौन से रूप में वर्णन किया है? तो अपनी कहानी के माध्यम से, अपने कहानी के माध्यम से किस रूप में वर्णन किया? तो प्राचीनता और विलक्षणता, यानी कि बहुत प्राचीन है भारत और विलक्षण है, ठीक है ना। इस टाइप से वर्णन किया है, ठीक है ना। इसको याद रखें। लेखक कौन? मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो भारत है। वो कौन है? तो भारत है ना। यानी कि मैक्स मुलर कहते हैं भारत जो है सर्वविध संपदा, हर चीज़ से, हर संपत्ति से भरा हुआ है, प्राकृतिक सौंदर्य है। यानी कि यहाँ पे आ जाने के बाद और कहीं जाने का मन नहीं करता। इस टाइप से वर्णन किया है मैक्स मुलर ने, ठीक है ना। अगला देखते हैं, लेखक के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ना भारत के गांवों में होता है। लेखक जी कहते हैं कि सच्चे भारत का अगर दर्शन करनी है तो भारत के गांव में जाकर घूमें, भारत के गांव से मिले, गांव के लोगों से मिले, तभी आपको समझ में आएगा कि सच्चे भारत कहाँ बसता है, ठीक है। अगला है, वनस्पति वैज्ञानिकों को किस तरह की वनस्पति अपनी ओर आकृष्ट करती है? तो हर्कस जैसी वनस्पति, क्या
हर्कस जैसी वनस्पति, ठीक है ना, ऐसे। निर्वंश विद्या किसे कहते हैं? तो मानव मनोविज्ञान को निर्वंश विद्या कहा गया है। लेखक के अनुसार सहजात वृत्ति किसका नाम है? लेखक के अनुसार सहजात वृत्ति किसका नाम है? तो अनजान स्मृतियों का। क्या इसका? तो अनजान स्मृतियों का। अगला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न किसने पूछा? तो लेखक की बेटी। किसकी? लेखक की बेटी। अगला है नाखून बढ़ना किस चीज़ का प्रमाण है? तो पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना। यानी कि नाखून बढ़ना किस चीज़ का प्रमाण है? तो बाबू पाश्विक वृत्ति, मतलब कि पशु जैसा आचरण करना, असभ्य जैसे आचरण करना, और संघर्ष चेतना का उदाहरण है। यानी कि नाखून बढ़ना, संघर्ष चेतना, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला है बाबू, देखिएगा ध्यान से, कि नाखून काटना किस चीज़ का प्रमाण है? तो सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना। यानी कि सुंदरता और सांस्कृतिक चेतना, यानी कि आप जागृत हो रहे हैं अपने संस्कृति के प्रति, तो इसका प्रमाण देता है नाखून काटना से, ठीक है ना। देवताओं के राजा का वज्र किनकी हड्डियों से बना था बाबू? तो दधीची, कौन? दधीची नहीं, दधीची मुनि की हड्डी से। जब संकट आया राजाओं देवताओं पर, तो दधीची मुनि ने अपना हड्डी दान दिया था, जिससे देवताओं का राजा इंद्र का क्या बना था? वज्र बना था, वज्र, ठीक ना। अगला देखिएगा, वानर सेना नामक, है ना, अगला है कि वानर सेना नामक उपन्यास किनकी रचना है? ठीक है, तो अमरकांत की। किनकी रचना है? तो अमरकांत की रचना है, ठीक है ना। अगला है कि वानर सेना किस प्रकार की रचना है? किस प्रकार की रचना है? तो एक क्या है? बाल उपन्यास है। क्या है? बाल उपन्यास, एक बाल उपन्यास है, ठीक है ना। वानर सेना किस प्रकार की रचना है? तो बाल उपन्यास है, ठीक है। अगला है कि बहादुर के पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो युद्ध में मारे जाने के कारण से, युद्ध लड़े थे उसी में इनकी दुश्मन सेनाओं द्वारा मार दिया गया था, ठीक है ना। तो बहादुर के पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? युद्ध में मारे गए थे, ठीक है। अगला है बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। क्या होगा? दिल बहादुर। बहादुर अपने माँ को क्यों नहीं याद करना चाहता था? तो क्योंकि उसकी माँ उसे मारती थी, बहुत मारती थी, ठीक है, इसलिए अपनी माँ को याद नहीं करता था, ठीक है ना। किशोर बहादुर के साथ क्या कौन सा व्यवहार करता था? तो बुरा व्यवहार। कौन? बुरा व्यवहार किया करता था। कौन? किशोर बहादुर के साथ, ठीक है ना। अगला है, देखिएगा, अगला क्या है कि बहादुर अपनी मालकिन से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखता था? है ना, रखता था। तो अपनत्व भरे व्यवहार के, मतलब जो बहादुर था अपने मालकिन से वो चाहता था कि मेरी जो मालकिन है मुझे प्यार करे, है ना, अपने जैसा हमें माने। तो अपनत्व भरे व्यवहार की अपेक्षा करता था, है ना। अगला है बहादुर के भाग जाने से लेखक को लगा कि उनके मारने के कारण ही बहादुर भागा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेखक को क्या लगा कि बहादुर भाग गया उनके घर से? तो लेखक को लगा कि मैं मारा हूँ, इस कारण से क्या होगा? बहादुर भागा है, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बात बात सब उसे डांटने लगे थे। बात पर सब उसे क्या करने लगे थे? डांटने लगे थे, जिसके कारण उससे पहले से अधिक गलतियाँ उससे होने लगी थी। मतलब बात पर डांटने के कारण से और भी क्या हुआ? जो गलती पहले कम हुआ करती थी, अब उससे और गलतियां ज़्यादा होने लगी, ठीक है ना। इससे बहादुर से। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कथा लेखन के लिए लेखक अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस लेखन के लिए? तो कथा लेखन के लिए। कथा लेखन के लिए लेखक अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको? अमरकांत को। तो किस लिए? तो लेखन के लिए, कथा लेखन के लिए, कथा लेखन के लिए। काले उजाले दिन के रचनाकार कौन है? तो अमरकांत। कौन है? तो अमरकांत है, ठीक है ना। अगला है बहादुर कैसा व्यक्ति था? तो हंसमुख और मेहनती इंसान था बहादुर। बहादुर
शीर्षक कहानी एक नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। मैंने जो बहादुर कहानी है किसकी कहानी है? तो नेपाली एक कौन सी? नेपाली और गवई गोरखा की कहानी है, ठीक है ना, गांव में रहने वाला एक गोरखा की कहानी है। अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? तो जुलाई 1925 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, ठीक है, अमरकांत का। ठीक है, अगला देखते हैं। लेखक अमरकांत ने 1942 का संविधानता आंदोलन में भाग लिया था। लेखक अमरकांत ने 1942 की स्वाधीनता यानी कि जो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें इन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तो रामविलास शर्मा को कहा गया है, ठीक है ना। अगला है, रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है ना, ऐसे। अगला है कि रामविलास शर्मा ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। तो किसने दिया जी? जीवनी साहित्य को नया आयाम किसने दिया? तो रामविलास शर्मा ने दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं। सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता। ऐसा होगा, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? वर्ग युद्ध नहीं होता, ठीक है ना। अगला है, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। साहित्य मनुष्य के यानी कि संपूर्ण जीवन से संबंधित है। मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित कौन सी है? तो साहित्य। क्या है? साहित्य। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला है, देखिए कि अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति किस चीज़ की विरोधनी है, माने विरोध करती है? तो मनुष्य का। किस चीज़ का? अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति किसी के विरोध करती है? तो मनुष्य का। दांत के सहारा लेकर, है ना, जीने वाला को क्या कहते हैं? दत्वालंबी। दत्वालंबी कहा जाता है। दांत के सहारा लेकर जीने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? दत्वालंबी। जीवन रक्षा के लिए नाखून कब जरूरी था? आदिकाल में। यानी कि वर्तमान समय में लोग फैशन बनाए हुए हैं नाखून बढ़ाने, लेकिन आदिकाल में, पुराने समय में, है ना, अपनी रक्षा के लिए लोग क्या करते थे? नाखून को बढ़ाया रखते थे, ठीक है ना, नाखून। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण मिला। माने भारत सरकार ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा पुरस्कार दिया? तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय डी लिट की उपाधि दी थी। लखनऊ विश्वविद्यालय कौन सी उपाधि दी थी? तो डी लिट। किसके दी थी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी की सांस्कृतिक दृष्टि क्या है? अपूर्व है, माने बहुत अपूर्व है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी की सांस्कृतिक दृष्टि क्या है? तो अपूर्व है ना। किसने कहा सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए, है ना, सब नए खराब नहीं होते? तो कालिदास ने। क्या किसने कहा था? तो कालिदास ने। किसने कहा सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ठीक है ना। अगला है, देखिएगा कि किसने कहा कि सफलता और चरितार्थ में अंतर है। थोड़ा एक क्वेश्चन का आंसर, है ना, हम बता देते हैं। अगला देखते हैं। हजारी प्रसाद का जन्म, ठीक है ना, 1907 ईस्वी में और मृत्यु 1979 दिल्ली में हुआ था, है ना। यानी हजारी प्रसाद का जन्म 1907 ईस्वी में और मृत्यु 1979 दिल्ली में हुआ था। इसका जो आंसर है आप लोग जवाब दीजिए, किसने कहा सफलता और चरितार्थ में अंतर है? इसका कमेंट में आप जवाब दीजिए, ठीक है ना। अगला है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना, आलोक पर्व कृति के लिए मिला। माने द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किस लिए? तो, है ना, आलोक पर्व। कौन पर्व? आलोक पर्व कृति के लिए मिला था। आलोक पर्व लिखे थे इसलिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। गुणाकर मूले का जन्म
1935 ईस्वी और निधन कब हुआ था? 2009 ईस्वी, 2009 को हुआ था, ठीक ना। गुणाकर मूले की आरंभिक शिक्षा मराठी भाषा में हुई थी। कौन सी भाषा में? तो मराठी भाषा में हुई थी। अक्षौरी की कहानी गुणाकर मूले द्वारा लिखा गया था। अक्षौरी की कहानी किसने के द्वारा लिखा गया था? गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया था। गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में, कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं? नागरी लिपि भी कहा जाता है। नागरी लिपि प्राचीन ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। यानी नागरी लिपि जो है प्राचीन ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। 8वीं 9वीं सदी तक नागरी लिपि सर्वदेशिक लिपि थी। 8वीं 9वीं सदी तक नागरी लिपि सर्वदेशिक लिपि थी। राजा भोज परमार वंश के शासक थे। राजा भोज किस वंश के शासक थे? तो परमार वंश के शासक थे। नागरी लिपि लेखक के किस कृति से संकलित है? नागरी लिपि लेखक किस कृति से संकलित है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से संकलित है। नेपाल की भाषा किस लिपि से लिखी जाती है? तो नागरी लिपि। नेपाल की भाषा कौन सी लिपि है? तो नागरी लिपि से लिखी जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं। दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है? तो नंदी नागरी। दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है? तो नंदी नागरी। नंदी नागरी कहाँ बोले लिखी जाती है? तो दक्षिण भारत में, है ना। तो यानी दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है? नंदी नागरी। इस नागरी लिपि का ही दूसरा रूप नंदी नागरी के रूप में दक्षिण भारत में लिखा जाता है, ठीक है ना। लेखक ने बंगला, है ना, बंगला लिपि से नागरी लिपि का संबंध किस रूप में बताया है? तो बहन के रूप में। किस रूप में? तो बहन के रूप में। लेखक ने बांग्ला लिपि से नागरी लिपि का संबंध किस रूप में बताया? तो बहन के रूप में। गुम्बदेश्वर का पुतला कहाँ खड़ा है? तो श्रवणबेलगोला में। कहाँ है? श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। अगला है गुर्जर प्रतिहार राजाओं की लिपि कौन सी थी? तो नागरी लिपि थी। कौन सी लिपि? तो नागरी लिपि। लेखक अमरकांत की कौन सी कहानी भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई? तो डिप्टी कलेक्टरी, डिप्टी कलेक्टरी, ठीक है ना, डिप्टी कलेक्टरी। आगे देखते हैं। अब इसके बाद अगला पार्ट में हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको भी आप बहुत ध्यान से पढ़ें और इसको समझें और याद कर लें ताकि एग्ज़ाम में आपको, है ना, 100 में 100 मार्क्स मिल सके, ठीक है।